कमाल है, हमें तुम भाभी ननंद का ना कुछ समझ में नहीं आता। एक ओकेजन क्या आया, चल पड़े शॉपिंग करने के लिए। हाँ भाई, आज कोई सिंपल डे नहीं है, ब्रदर्स डे है, इसलिए रमा चाहती है कि अपने भैया के साथ शॉपिंग करे, है ना रमा? हाँ भैया, शॉपिंग तो बनती है ना। अरे भैया आगे देखिए। ध्यान से। अबे उल्लू के पट्टे। अरे भैया छोड़िए ना। अरे तुम ये दादागिरी ना अपनी बहन की शॉपिंग में दिखाना। अरे भैया छोड़िए, अब चलिए। चलो। भाभी कितनी अच्छी ड्रेसेस है ना। हाँ बहुत अच्छी, चलो चलो। बैठो बैठो। भैया जरा कुछ दिखाइए अच्छा सा। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है। रमा ये ट्राई करना, कितना खूबसूरत है। चल तुम ये वाला और ये तीनों ट्राई कर लो। लेकिन भाभी भैया तुम्हारे मोबाइल पे बिजी है, तुम चलो ना, तुम ट्राई करो। चलो भाभी प्लीज आप एक बार भैया को बुलाइए। अच्छा रुक, मैं अभी उनको बुला के आती। ठीक है। ये तुम पर ज्यादा सूट करेगी। देखिए मुझ पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये दिखाना जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो लड़का मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। चल जाने दो उसे, तू चूज कर ना, ये कितना अच्छा है, ये ले चले। अच्छा है ना? ये दो चूज कर लो और ये भी ट्राई कर लो। एक मिनट, मैं अभी आई। भैया भैया जरा वो दिखाना। भैया प्रॉब्लम क्या है? भाभी कुछ भी नहीं। तुम जैसों को ना हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तुम्हारी हीरोपंती ना 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। हाँ भैया। क्या हो रही थी? अरे हम बात कर रहे हैं उनसे। लड़की छिड़ता है। अरे लड़की छिड़ता है। भैया। आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। भैया जी अरे रहने दीजिए, हम बात कर रहे हैं उनसे। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए ना। चल चल, देखना मत दोबारा। इसीलिए हम तुम दोनों के साथ में शॉपिंग करने के लिए नहीं आते हैं। अब तुम लोगों को शॉपिंग करवाएं या तुम लोगों को प्रोटेक्शन दे? चल चलो अब घर, बस हो गया। अरे बैग ले गया। ओफो, गुस्सा क्यों होते हो? वैसे भी एक जवान लड़की की जिम्मेदारी उसकी शादी से पहले उसके भाई की होती है, शादी के बाद उसके पति की। बस बहुत हो गया ये ब्रदर्स डे और भाभीज डे। इसकी शादी करवाने का बंदोबस्त करो। अरे इतनी सी घटना के लिए आप उसकी शादी तक पहुंच गए? अरे एक आवारा लड़का आया, हमने उसे झाड़ दिया, वो चला गया। वैसे भी अच्छे लड़के कोई बाजार में नहीं मिलते। कमाल है, अभी अभी तुम कह रही थी कि जवान लड़की है और शादी के बाद जिम्मेदारी पति की होती है। 24 साल की तो हो गई है ये, तो बुढ़ापे में शादी करवाएंगे क्या इसकी? अरे लड़का ढूंढो इसके लिए। देखिए वही लड़का। अरे ये लड़का यहाँ कैसे पहुंच गया? लगता है हमारा पीछा करते करते यहीं पहुंच गया। चलो अभी से बताती हूँ, चलो। तुम गाड़ी निकालो। हाँ, जल्दी आओ, ठीक है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी चल, जल्दी चल।
तुम यहाँ ठहरो, ये उसी की बिल्डिंग है। भाभी रहने दीजिए ना, अगर कोई गड़बड़ होगी तो। अरे उसे सबक सिखाना है, तुम यहाँ ठहरो, हम अभी आते हैं। हमारा बैग यहाँ है। भाभी आ रहे हैं हम। कितना इंतज़ार करवाया तुमने, जब से तुम्हारी शादी हुई है मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। शादी से पहले की बात और थी, अब तुम रहे हमसे उम्र में छोटे, तो हम तो आपसे शादी तो नहीं कर सकते थे ना। अगर ऐसा रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, कुछ रास्ता निकालो। झूठ बोले तो कौवा काटे, इसीलिए तो हम एक प्लान बना रहे हैं। वो क्या कहते हैं ना, फूल प्रूफ प्लान। अरे ताकि तुम हमारे पास रहो और किसी को पता भी ना चले। वो कैसे? अरे प्लान ही सुनते रहोगे या कुछ? यू फूल। कहते हैं एक लड़की शादी के बाद दूसरा जन्म लेती है और माँ बनने के बाद तीसरा। ये दोनों ही पड़ाव दो अलग जीवन होते हैं, इन्हें बहुत ही सावधानी के साथ संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन कीर्ति की तो नियत ही खराब थी। अपनी अय्याशी के लिए अपने गुजरे हुए रिश्ते को उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी में घसीट लिया। ऐसे अवैध रिश्ते अपने साथ कई जिंदगियों को तबाह कर देते हैं, लेकिन कीर्ति ने ऐसी तबाही के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। आखिर वो फुल प्रूफ प्लान था क्या? क्या हुआ भाभी? हम बताते हैं, चल तो सही। आप बताती क्यों नहीं भाभी, क्या हुआ और कौन है वो लड़का और आखिर चाहता क्या है? तुमसे शादी करना चाहता है। शादी? हाँ, वो मिथिलेश चौबे है, हमारे कानपुर का ही है वो। देख, वो वकालत कर रहा था जब हमारी शादी तुम्हारे भैया से हुई। बस उसने हमारी शादी में तुम्हें देख लिया और तब से तुम्हारा दीवाना हो गया है। बट रबिश भाभी, हम भी यही समझते थे लाडो, लेकिन जब हम उसके घर गए ना, उसने हमें ढेर सारी तस्वीरें दिखाई तुम्हारी, जो उसने हमारी शादी में तुम्हारी खींची थी। देखोगे? बहुत चाहता है वो तुझे लाडो। भाभी आप क्या बोले जा रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़का जो मुझे अचानक मॉल में मिलता है, फिर मेरा पीछा करता है, और अब आप कह रही हैं कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। देखिए भाभी, मुझे लगता है हमें भैया को सब कुछ बता देना चाहिए, वही उसकी अकल ना ठिकाने लेकर आएंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे एक आध बार उससे मिलने दे। लड़का अच्छा दिखता है, अब तो वकालत भी कर रहा है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। माना कि वो तुमसे मिलने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा लड़का हाथ से निकल जाए। देख, हम उसके माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मौसी बुलाते हैं हम उसकी माँ को। देखिए भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा समय देगी हमें। लड़का अच्छा है, बस एक आध बार हम उससे मिलकर तसल्ली कर लेते हैं। भाभी हैं हम तुम्हारे, बड़ी बहन की तरह, बुरा थोड़ी ना चाहूंगी। हम जानते हैं भाभी। अच्छा चलिए ठीक है, कल हम फिर से चलेंगे।
भाभी आप प्लीज उसे ज्यादा जोर मत डालिए। इस तरह से लड़का पसंद करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो इस लड़के को अपने लाडों के लिए अच्छी तरह से परख रहे हैं। तुम यहाँ रुको, हम अभी आए उसे परख के, ठीक है? लेकिन बहुत चालाक हो तुम। अब आगे का प्लान क्या है? कुछ भी तो नहीं। तुम ना फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो, प्रेजेंट को एंजॉय करना आता ही नहीं। भैया भाभी हम मानते हैं कि रमा को अप्रोच करने का तरीका हमारा गलत था। हम तो उस दिन भी आपसे बात करना चाहते थे, फिर आप ही हमें पहचाने नहीं। फिर अविनाश भैया का गुस्सा देखकर हम तो डर ही गए थे। हम कसम खाते भाभी, आपके शादी वाले दिन ही रमा को देखकर हमें प्यार हो गया था। वो तो बस हम हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, क्योंकि हम पहले वकालत खत्म करना चाहते थे, ताकि छाती ठोक कर हम रमा का हाथ आपसे मांग सके। अभी प्लीज एक बार रमा से बात करवा दीजिए। अरे अगर वो मना करेगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे हम कोई नहीं होते हैं फैसला लेने वाले। रमा के भैया उससे बहुत प्यार करते हैं। भाभी हम इस शहर में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। हम तो घर जावे बनने के लिए भी तैयार हैं। देखो मिथिलेश, तुम एक अच्छे लड़के हो। अरे तुम्हारी अम्मा जी को हम मौसी बुलाते हैं, मगर इस मामले में हम कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर तुम्हें रमा से शादी करनी है तो इज्जत के साथ हमारे घर आइए। भाभी भाभी प्लीज हमें अपना नंदोई बना लीजिए। हम रमा जी को बहुत खुश रखेंगे। आइंदा हमारी ननद का पीछा मत कीजिएगा, वरना हम वो मैं बस रमा। भाभी भैया नीचे इंतजार कर रहे होंगे, अब चलिए। चलो रमा। अब हमने रमा से बात कर ली है, इसे मिथिलेश पसंद है। कमाते कितना हो? जी मैं तो वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी बहुत बड़ा वकील बन जाऊंगा। हमारी बहन को खुश रख पाओगे? मैं तो घर जावे बनने को भी तैयार हूँ, ताकि आपकी बहन आपकी नजरों के सामने रहे। कीर्ति, बुलाओ इसके माता पिता को। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है।
मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। खुश हो? जी भैया। चलिए मुंह मीठा कीजिए। आओ आओ। मिथिलेश, ये हमारा ही घर है और आज के बाद तुम दोनों इसी घर में रहोगे। थैंक्स भैया। हमें लगता है ना लल्ला जी और रमा को हमारे साथ ही रहना चाहिए। ये घर लेके देने की क्या जरूरत थी? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम कीर्ति? शादी हुए 1 महीना हो गया है, कब तक हमारे साथ में रहेंगे? और वैसे भी बहन और जवाई घर से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अरे अगल बगल में तो घर है। सही है भैया जी, अगर मिलना भी हो तो आ सकते हैं। वैसे दोनों घर की छत कॉमन है, जब दिल चाह दरवाजे से आ गए, जब दिल चाह छत से आ गए। क्यों भाभी जी? वकील साहब, जितना शक्ल से शरीफ दिखते हैं उतने हैं नहीं। चलो घर देखते हैं, आओ। रमा, याद है तुम्हें ये घर? आज रात हमें छत पे मिलना। क्या ये? सुबह आइए लल्ला जी, करवाते हैं आपको नाश्ता। कहाँ जा रहे हैं आप? देख रहे हैं आजकल आपका हमारी तरफ ध्यान नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस छत पे ठंडी हवा खाने जा रहा था। शादी से पहले तो आप हमारा पीछा किया करते थे और अब आपको हमसे ज़्यादा छत की हवा अच्छी लगने लगी है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? क्या हम आपको इम्प्रेस नहीं कर पाए? क्या अट्रैक्टिव नहीं है हम? नहीं, बस हो गया हमारा। भाभी, अरे आओ। खुश रहिए, बैठो, नाश्ता करो। सच में भाभी, मिथिलेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कीर्ति, गुड चॉइस। अरे मुझे देर हो रही, तुम लोग आराम से नाश्ता करो। और हाँ, नंदोई जी को अच्छी तरह से नाश्ता करवाना। चलो बाय। ठीक है, बाय भैया। बाय। ठीक से खा लो लल्ला जी, बहुत भूख लगी होगी। रात में अच्छे से नींद तो आए ना? क्या भाभी, आप भी? क्यों, इसमें क्या हुआ? लल्ला जी के साथ मजाक करने का हमारा हक तो बनता ही है ना लल्ला जी?
बस अभी पेट भर गया। तुम्हारा तो पेट भर गया, पर हम तो भूखे ही रह गए ना। अरे भाभी बैठिए ना, ये लीजिए आप भी खाइए। ऐसा करो, तुम नहा के आ जाओ। जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। हाँ। तुम क्या हमको बेवकूफ समझते हो? सारी रात हम छत पर तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम। अभी अभी तो नए घर में शिफ्ट किया है, तो उसे अकेला कैसे छोड़ के आ सकता था? अच्छा, अरे पानी तो आ ही नहीं रहा। ऐसा करती हूँ, भैया के घर पे जाके नहाती हूँ। हाँ। कौन है हम? सारी रात हम तुम्हारा छत पर इंतजार करते रहे और तुम अपनी लुगाई के साथ मजे उड़ाते रहे। हाँ, हमने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं कराई थी कि तुम दोनों हाथों में लड्डू लेके। अभी दर्द हो रहा है। और हमें जो दर्द हो रहा है उसका क्या? अरे भाभी अरे अरे भाभी आप मार क्यों रही इन्हें? क्यों मार रही इन्हें भाभी? अरे लोई लगती है आपकी वो। अरे इसलिए तो मार रही हूँ। अरे लेकिन भाभी हुआ क्या, बताइए तो सही। दहेज मांग रहा है ये। दहेज? हाँ, दहेज। अरे भाभी रुकिए, भाभी आप गलत कर रही भाभी। अरे भाभी रुकिए, भाभी आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अरे आप ही सोचिए, अरे दहेज क्यों मांगेंगे? अरे तू अंदर जा, मैं अभी इसे ठीक करके आती हूँ। नहीं भाभी, मैंने कहा ना अंदर जाओ, मैं भी इससे बता कर आती हूँ। लेकिन भाभी रुकिए। लग रहा है। क्या हुआ? अभी प्लीज। पेट भर गया है या अब हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? एक बात तुम कान खोल के सुन लो लला जी, हमने ना बहुत सोच समझ के तुमको अपना नंदोई बनाया है। अगर ये रिश्ता हम जोड़ सकते हैं ना, तो इसे हम तोड़ भी सकते हैं। क्या सोच रहे हो? अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला ना, आज जितने जूते पड़े हैं ना, उसका खुराक डबल कर देंगे। मिथिलेश का फोन। कौन सा चाबी से स्टार्ट करें हम तुम्हें? तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे फोन कट कर दिया। अभी फोन रहने दो फोन को, हमारे ऊपर कंसंट्रेट करो ना। भाभी टेंशन हो रही है, कहीं रमा आ गई तो? अरे रहने दो। मिथिलेश फोन क्यों काट रहे हैं? मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे वहां जाना चाहिए। मिथिलेश
भाभी रमा गई, रमा। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। मिथिलेश जी। अरे रमा, अंदर आओ ना, हम तुम्हें अभी बुलाने ही वाले थे। आओ आओ। अरे अब सब क्लियर हो गया है। अब हम ही बावले हो गए थे। लल्ला जी तो बस मैरिज गिफ्ट मांग रहे थे और हम समझ गए कि ये दहेज मांग रहे हैं, है ना? मैं तो आपको पहले से ही कहती आई हूँ भाभी कि मेरे मिथिलेश जी ऐसे हो ही नहीं सकते। और फिर आप तो इन्हें मुझसे ज्यादा जानती हैं, है ना? टेक केयर करिएगा लल्ला जी, आइंदा ये गलती ना हो। मिथिलेश जी, आपने फोन क्यों किया था? और फिर बात भी नहीं की आपने? हाँ, वो गलती से लग गया था। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। क्या तमाशा चल रहा है? कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी को शॉपिंग कराने लाया था। तुम्हें क्या लगा था एक सुंदर बीवी मिल गई है, बना बनाया मकान दे दिया अविनाश जी ने? याद रखना, तुम्हारा सिम कार्ड हमारे कब्जे में है। जब चीज चाहो ना, नेटवर्क डाउन कर देंगे। भाभी जी, स्मार्ट तो आप है ही। मेरे ख्याल से आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप अपने नेटवर्क में खुश रहिए और हमें अपना टॉक टाइम एंजॉय करने दीजिए। इस खेल का अंजाम जानते हो? तो ये खेल खेल के भी देख लीजिए आप बॉल सामने से मारेंगे तो अब बॉल आपके मुंह पर आकर लगी। मिथिलेश, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत, अय्याशी, अय्याशी करते थे आप हमारे साथ। भाभी, क्या हुआ मिथिलेश जी? भाभी यहाँ? हम नहीं कह सकते तुम्हें। खामखा तुम्हारा और भाभी के बीच डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे और वैसे भी तुम बिलीव नहीं करोगी। हम पत्नी हैं आपकी, बताइए क्या बात है? चीरती पति है हम तुम्हारे, बोलो ना क्या बात है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? इससे पहले कि मेरी जुबान खुले, आप मेरा गला ही घोट दीजिए। मैं जीना नहीं चाहती। पागलों जैसे बात मत करो। क्या हुआ? क्या है? सच सच बताओ, क्या हुआ है? मिथिलेश। मिथिलेश? क्या किया मिथिलेश ने? बोलो। हम बहुत मना किए भाभी को कि भाभी आप हमारी वाइफ की भाभी हो और भाभी तो माँ समान होती है। और उनकी गंदी नजर, छी। कितनी बार समझाया उनको कि भाभी हम रमा से बहुत प्यार करते हैं, पर वो नहीं मानी। जब मन किया जूती उतार के सोती न लगी। जब वो पकड़ी जाती है तो कहती है कि हम दहेज मांगते हैं, कभी कहती है कि मैरिज गिफ्ट मांगते हैं। बात बात पर जूती उतार के सूतती। अब इस बात के लिए अपने नंदोई को कोई सूटता है क्या कि उनकी इच्छा पूरी नहीं की? नहीं, हमारी भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। बस इसलिए हम आपको इस बात में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। हम जानते थे कि आप हमारी बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमने तो अपनी बात कहकर अपना मन हल्का कर लिया। अब प्लीज भैया से मत कहना, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा।
हमने तो मिथिलेश से अपने आप को बचा लिया, पर डर लगता है कि रमा का क्या होगा। कहाँ फंसा दिया तुमने हमें कीर्ति, कहाँ फंसा दिया तुमने। अब क्या करेंगे हम? आपको कुछ नहीं करना होगा, हम अभी जाते हैं, रमा को सच्चाई बता देते हैं। पागलों जैसी बात मत करो तुम। शादी को मजाक समझ रखा है क्या तुमने? फिर रमा का क्या करेंगे हम? उसे घर पर बिठाओगी? आपने तो मिथिलेश को सर पे बिठा के रखा है। शादी होती घर देने की क्या जरूरत थी? उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने दिया होता, उसकी तो ऐशी हो गई। रमा, हमने ये मकान बेच दिया है। एक्चुअली डील पहले ही हो गई थी, हमने पैसे ले लिए थे। अब वो लोग इस घर की पोजीशन चाहते हैं। तुम लोग ये घर जल्द से जल्द 1-2 दिन में खाली कर दो। देखिए भैया, आप अपनी बहन को इस घर से बाहर निकाल रहे, कहाँ जाएंगे हम दोनों? वकील साहब ने शादी की है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और वैसे भी हमें इस बात का एहसास हो गया है कि शादी के बाद बहन को मायके से दूर रहना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि कोई मकान किराए पर देख लो, और हो सके तो इस शहर से बहुत दूर। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। देखा, 100% ये तुम्हारी भाभी का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो उन्हें हमें घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, हमारी भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती। हम भैया के पास जाकर सभी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। यकीन नहीं है मेरा। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ भाभी ने किया है, तो आप खुद ही जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। भाभी का फोन मिथिलेश के फोन पे। सुनो तो गाना, मैं जानता हूँ वो क्या चाहती है, और अब तो तुम भी समझ गई होगी। मिथिलेश, फोन उठाइए। मैंने कहा फोन उठाइए, मेरे सामने बात कीजिए। हेलो भाभी। क्या बात है लल्ला जी, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? उसके लिए आई एम सॉरी, यानी हर बात के लिए सॉरी। भाभी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, बस हमें घर से बाहर मत निकालिए। अब अगर ठिकाने आए ना लल्ला जी। इससे पहले कि हमारा हाथ तुम पर उठ जाए, अपना सामान लेकर यहां से दफा हो जाओ। निकल जाओ यहां से। कमीने। अरे मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? तुम ऐसे नहीं मारोगे, निकलो यहां से।
मैं जानती हूँ भैया कि भाभी ने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन अब से आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। हम दोनों ने आपका वो घर खाली कर दिया है। अब से हम दोनों मिथिलेश के पुराने वाले घर में रहेंगे। रमा, मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम और मिथिलेश यहीं रहो। मैं अकेला रहना चाहता हूं। आज मैं उस घर में ही रात बिताऊंगा। अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला ना, आज जितने जूते पड़े हैं ना, उसका खुराक डबल कर देंगे। मिथिलेश, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। अय्याशी करते थे आप हमारे साथ। तुम ऐसे नहीं मानोगी, निकलो यहां से। हमें फंसाकर चैन से सो रहे हो ना लाजी? और तुम हमें एक्सपोज करना चाहते थे, जबकि इस कांड में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे कानपुर से चले आए और हमने तुम्हारी शादी अपनी ननद से करवा दी ताकि हम दोनों आस पास रह सके। लेकिन हमारी ननद और जब घर तुम्हारे क्या हाथ पड़ गया, तुम तो हम ही को रास्ते से निकालने का सोचने लगे। हम तुम्हें छोड़ेंगे। भाभी, आप यहाँ? तो अब तुम खून खराबे पे आ गई। मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? बंद कर अपना नाटक। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी। पूछो इससे। इस कांड में जितनी जिम्मेदार ये है, उतना ही जिम्मेदार ये भी है। इसे और कीर्ति के बीच में इन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। भैया, निकल जा यहां से, निकल जा। बस। किसी अवैध रिश्ते को निभाने के लिए अपने जायज संबंध को दांव पर लगाना अपराध को बुलावा देना है। ऐसे लोग या तो जुर्म का शिकार हो जाते हैं या खुद अपराधी हो जाते हैं। कीर्ति और मिथिलेश का रिश्ता भी
धोखे पर टिका था और जुर्म पर आकर टूट गया। खुशी की बात है कि दोनों जेल में हैं, लेकिन रमा को हमेशा ये दुख रहेगा कि वो खुद मिथिलेश को क्यों नहीं परख पाई। अविनाश अंधेरे में था, लेकिन उसने कभी आंखें बंद नहीं की थी। उसने अपनी पत्नी और बहन का कभी बुरा नहीं चाहा था, इसलिए शायद उसे सच जानने में देर जरूर हुई थी, लेकिन उसने सख्ती और समझदारी से फैसला लिया। इसलिए एक भाई और बहन सुरक्षित है। हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है, अगर वो खींच ली जाए तो हमारा क्या वजूद रह जाएगा। भरोसा भी वही जमीन है जिस पर रिश्ते टिके हैं। बेलगाम चाहतों पर अंकुश लगाइए। हमारे परिवारों की खुशहाली उसी में है, इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपका।